बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। थैंक यू। कोरोना काल गुजरा है, सीएम साहब भी अभी यहाँ पर मौजूद थे। कहा गया कि 2 साल में विकास को जो रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन आप बतौर मंत्री क्या मानते हैं, वनों को लेकर कितना इफेक्ट नजर आया कोरोना का? सबसे पहले कोरोना को लेकर बात। देखिए, इफेक्ट तो हर चीज को पड़ा, बिकॉज द वर्किंग वॉज डिस्टर्ब्ड। क्या वन हो या क्या युवा खेल सेवाएं हो, अब वनों का एक पैरामीटर हिमाचल के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 68% ऑफ लैंड ऑफ हिमाचल इज वन। तो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश में प्ले करता है। अब इसके अंदर जो हमारा जितना भी फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने काफ़ी एक्टिविटीज ग्रो करने का प्रयास किया। ये साल हमने रिकॉर्ड प्लांटेशन अबाउट 14,000 हेक्टर्स जो हमने प्लांट किए, जो हमारा 10,000 का टारगेट था। अभी जनवरी 2 से हम विंटर प्लांटेशन शुरू करने वाले हैं, उसमें भी हमने 2,000 हेक्टर का और टारगेट रखा है। और इसी तरीके से व्हेन आई बिकेम हमने एक प्लान आउट किया कि क्योंकि 70% लैंड हिमाचल की फॉरेस्ट के पास है और वाटर कन्वर्जेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मैक्सिमम जो फ्लो पानी का जंगलों से निकलता है वो नीचे को आता है। तो वी कंसीव्ड एन आइडिया ऑफ जल भंडारण, और हमने उसके अंदर 300 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो किया, उसमें से हम ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। यहाँ पे अब मैं आऊँगा कि कोरोना की जो बात आई, प्रोग्राम्स वेर इन प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट इन प्लेस, क्योंकि सारा का सारा एक वेव, सेकंड वेव, अब वी आर लुकिंग एट द थर्ड वेव, तो इनमें प्रॉब्लम तो आई है। उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट में हमने काम नहीं रुकने दिए, हमने विकास नहीं रुकने दिए। वी केप्ट ऑन मूविंग अहेड। वनों से युवाओं को जोड़ना और रोजगार दिए जाने की बात हुई थी, क्या रोजगार वनों के जरिए मिल पाए युवाओं को? देखिए, हमारे पास 2 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं। एक KFW है, जर्मन एडेड है, एक IDP है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इन दोनों के अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर काम करते हैं और यूजर्स एजेंसीज के माध्यम से हम काम करते हैं। इसमें बहुत सा काम हमने महिलाओं को जोड़ने का और युवाओं को जोड़ने का किया है, और छोटे छोटे सामूहिक ग्रुप्स को बनाकर हमने वनों में उतर कर जो है इसकी मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। और इसके अंदर भी हमने छोटा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, माइनर इरिगेशन के ऊपर, लैंड डेवलपमेंट के ऊपर और जड़ी बूटी के ऊपर हमने बहुत बड़ा काम इसमें करने का प्रयास किया, बिकॉज वी आर अ हर्ब स्टेट। और हमने हर्ब्स को एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, ये जल भंडारण, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा जो इतने बड़े लेवल के ऊपर प्लांटेशन करना, ये इस बारी फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था। एक हमने इस बारी नया हमने निकाला, फॉरेस्ट फायर्स हमें बहुत तंग करती हैं। इज़ अ मेजर इशू ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए की वो जो है ज़मीन जो है वो हमारी, वी लूज प्रॉपर्टी वर्थ अबाउट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़। उसके अंदर हमने नुक्कड़ नाटक और टीम्स बना के, ऑलमोस्ट 40 और टीम्स हमने बना के 160। माफी के साथ आपको रोकूंगी, माइक आप थोड़ा ऊपर कर लें ताकि दर्शक आपको बहुत अच्छे से सुन पाएं। जी, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी, बट विद दैट जो न्यू आइडिया हमने लॉन्च किया पिछले 2 साल से, उसमें हमने नुक्कड़ सभाएं कर करके वी वेंट टू द मासेस एंड हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये फायर क्या है और ये कैसे लगती है और आप क्यों लगाते हैं इसको, क्योंकि अमूमन लोग खुद इस आग को लगा के एक फ्रेश वाटर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, उससे वाइल्ड लाइफ, फौना, फ्लोरा, हर एक चीज़ को बहुत नुकसान होता है। तो वी हैव सक्सीडेड इन दैट, काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं हमारे को। ये विपक्ष आरोप लगाता है, आप जानते हैं मंत्री जी, आपने जवाब भी दिया था, विधानसभा में भी मुद्दा उठा निजी हाथों में संपत्तियां बेचने का, क्या ये पूरा मामला के और क्यों एलिगेशन विपक्ष की ओर से? कांग्रेस एक संपत्ति बता दे जो वनों से जुड़ी हो या जिसके बारे में कुछ हुआ। हाँ, मैं थोड़ा सा, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसमें थोड़ा विस्तार में जाना चाहूँगा। इन्होंने बात की विधानसभा के अंदर 2 प्रॉपर्टीज को लेकर, 3 प्रॉपर्टीज को लेकर। एक उसमें से टूरिज्म की प्रॉपर्टी थी, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी थी, पता नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता गए होंगे आपको। या उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और थी जो वर्ल्ड बैंक एडेड यूनिट्स थे, जो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे और उनको हम इन यूज नहीं ला पा रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल जंजैली का दूंगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे एक हमने ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था, उसका ग्लोबल टेंडर हमने किया, और ग्लोबल टेंडर में मिंद्रा एंड मिंद्राज वहाँ पे, क्लब मिंद्रा रिसोर्ट्स वाले वहाँ पे। जब क्लब मिंद्रा रिसोर्ट एक इंटरनेशनल चेन वहाँ पे आएगी, तो क्या टूरिज्म उस मैप पे, इंटरनेशनल मैप पे वो जगह नहीं आएगी क्या? इसको हमने बेचा नहीं है, दैट लैंड, दैट प्रॉपर्टी स्टिल विद अस। हमने उसको एक लीज पे देके उसको एक मोड ऑफ ऑपरेंडस ऑफ टूरिज्म के ऊपर लेकर आए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ 5 साल के लिए। हमारे पास जो फ्लैगशिप था हिमाचल टूरिज्म का, दैट वाज द वाइल्ड फ्लावर हॉल, और ये नालदेहरा के ऊपर जो आजकल ओबराइज जिसका 5 स्टार चला रहे हैं,
व्हाट वाज इट सोल्ड फॉर? जरा कभी पूछिए कांग्रेस के मित्रों को, क्या वो लीज पे दिया आपने? क्या आपने उसको कुछ हिमाचल को कुछ मिलता है? क्या हिमाचल का कुछ उस प्रॉपर्टी से लेना देना है? 1000 से ज्यादा तो देवदार के पेड़ ही होंगे, बड़े बड़े 1000 के करीब बीघा जगह उसके अंदर है। वन ऑफ द मोस्ट प्राइस प्रॉपर्टी वाज थ्रोन एट वेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने तो वो विधानसभा में पूछने का प्रयास किया कि ये जो आपने मुफ्त में जो अरबों करोड़ों रुपए की हमारी फ्लैगशिप प्रॉपर्टीज को आपने बेच दिया, उसके बारे में आप जवाब दीजिए। हमने तो लीज पे दिया है। सो इस तरह हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने फॉर सेल फॉर जो आरोप इन्होंने लगाने का प्रयास किया। हाँ, इन्होंने हिमाचल जरूर बेचा। जी। अच्छा, कांग्रेस ने आरोप लगाए, कांग्रेस को आपने जवाब दिया और आपकी ओर से ये भी कहा गया कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को जहर भी खिला सकते हैं। आपको क्यों लगता है सर ऐसा? नहीं, वो एक पासिंग रेफरेंस था। मुझे बाहर, जब मैं विधानसभा बाहर आया तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि बाहर छोटी सी जनसभा हुई, प्रदेश यूथ कांग्रेस की रैली थी, प्रदेश यूथ कांग्रेस की। आप इमेजिन करिए, क्वांटम इमेजिन करिए कि पूरे प्रदेश से यूथ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और पूरे प्रदेश से कांग्रेस यूथ कांग्रेस कितने लोग आए? 700 750 कार्यकर्ता है। अब परसों हम भी लोग सारे प्रदेश से मोदी जी को सुनने जा रहे हैं, लाखों में वहां कार्यकर्ता होंगे। पूरे प्रदेश यूथ कांग्रेस के 600-700 कार्यकर्ता वहां पे थे, वो भी 6-7 गुटों में पाए गए। कोई बैठ के यहाँ नारा लगा रहा था, कोई बैठ के वहां नारा लगा रहा था, कोई किसी के नारा लगा रहा था, कोई किसी के नारा लगा रहा था। हर बंदा अपने लीडर को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। तो जब मुझे पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा दृश्य हमें देखने को मिला, मैं कहा ये तो अभी कुछ भी नहीं मिला देखने को, इसके आगे भी ये जा सकते हैं। अभी तो आपने 6-7 गुट देखे, जब ये चुनाव के पास आएंगे कई गुटों में चले जाएंगे। तो कांग्रेस इज टोटली डिवाइडेड हाउस। ये तो इनको एक ऑक्सीजन मिल गई है गलती से, हमारी गलती से मैं जिसको मानता हूं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हम थोड़े हवा में थे, वी डिड नॉट कैलकुलेट थिंग्स द वे वी शुड हैव कैलकुलेटेड। तो ये सब उसका प्रयास है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हमारे को एक वेकअप कॉल इसके माध्यम से मिला है और इस वेकअप कॉल को हम पूरा यूटिलाइज करें। अच्छा, बहुत बार ही माना जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार के साथ चलते हैं या फिर जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है, इसको लेकर पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल करते हैं। जब हम चारों चुनाव हारे तो व्हाई नॉट, मैं क्यों उसको डिनाई करूंगा कि पब्लिक का मूड क्या है। बट हमारे को इन टाइम ये वेकअप कॉल मैंने आपको बताया जो मिला। अब देखिए, अब चुनाव हम हारे कहाँ पे, कितने वोटों से हारे। अब कुछ मैनेजमेंट, मंडी का चुनाव 7000 वोट से हारना, 14000 वोट नोटा में चले जाना। अर्की का चुनाव हम केवल 3000 वोट से हारे, 29 वोट नोटा में चला गया। कुछ फैक्टर्स थे जो हमने ओवरलुक किए, मैं पर्सनली फील करता हूँ, हम उनको कैलकुलेट नहीं कर पाए। नाउ दैट हमें सच्चाई का पता चल गया, हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चल गया। तो हमारे पास, बिकॉज एक फ़र्क है हमारे में और कांग्रेस में, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम संगठित हैं, हमारे पास कोई लीडरशिप प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कोई इश्यूज ऑफ फ्रैक्शनिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अभी नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ मौजूद थे, मेरे सहयोगी कमल कौशिक ने उनसे बात की। उनका कहना है कि पठानिया जी, 4 बाई इलेक्शन का परिणाम 4-0 जुड़ गए हैं सरकार की उपलब्धियों के नाम पर। आप लोग जश्न किस बात का मना रखेंगे? देखिए, ये जश्न 4 चुनाव का नहीं है, 4 साल का है। और एक बात को आपको भी समझना चाहिए और हमारे दर्शक भी समझते हैं और हम सब इस बात को समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में हमने सरकार चलाई है, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा मौका मिले। वी हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट। जब ये कोरोना आया था, हमें ये पता नहीं था हम किस बीमारी से लड़ रहे हैं। ना हमारे डॉक्टर्स को पता था, ना हमारे हेल्थ सिस्टम को पता था, ना हमारे प्रशासन को पता था। वी वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। हम ही नहीं रॉन्ग फुट पे पकड़ेंगे, पूरी दुनिया पकड़ेगी रॉन्ग फुट पे। और उसके बावजूद भी क्या इस बात का हमें गर्व नहीं है दैट वी आर द फर्स्ट स्टेट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटेड द फर्स्ट शॉट टू एवरीबॉडी। और उसके बाद सेकंड शॉट में भी हम फर्स्ट स्टेट थे। मुकेश जी से आप पूछते कि जब आप लोग सरकार छोड़ के गए थे, जो 50 साल आपने राज किया, कितने ऑक्सीजन के प्लांट आपने हिमाचल प्रदेश में बनाए? केवल 2। हमने 8 महीने में 28 प्लांट लगाए। कितने हॉस्पिटल थे आपके जहां पे वेंटिलेटर्स थे? ओनली 35। आज हमारे पास 900 वेंटिलेटर है। आज हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा रीबाउंस बैक किया है। 4 साल उपलब्धि के हैं जी, 4 साल एक स्ट्रगल के हैं, 4 साल पब्लिक से जुड़ने के हैं। ठीक है, एक हमें सेटबैक लगा, वी हैव हम उस सेटबैक का पूरा अनुभव का फायदा उठाएंगे। डबल इंजन की सरकार के हिमाचल में, जिस पार्टी की सरकार के उसके अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, खेल मंत्री हिमाचल से आते हैं और आपके पास जिम्मेदारी है खेल विभाग की भी। युवाओं को कितना फायदा इन तमाम चीजों का मिल पाया है? कितने आगे बढ़ने के अवसर आप लोगों ने दिए युवाओं को? देखिए, पहली बात तो है कि इट मेक्स अस फील प्राउड। आज हिमाचल प्रदेश का एक व्यक्ति जिसके साथ 2 टर्म मुझे भी विधानसभा में काम करने का मौका मिला, आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि ये गर्व का एक विषय है?
हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय एक ही है। उससे पहले वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने हमें हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने हमें नाहन में मेडिकल कॉलेज दिया, हमें उन्होंने चंबा में मेडिकल कॉलेज दिया, हमें नूरपुर में माँ शिशु अस्पताल दिया, टांडा में उन्हें हमें सुपर स्पेशलिटी दी, माँ शिशु अस्पताल दिया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नड्डा जी करेंगे। एक जो स्वप्न कभी हिमाचल ने नहीं लिया था कि वी विल एवर हैव एम्स इन हिमाचल प्रदेश, आज बिलासपुर में एम्स की ओपीडी भी शुरू होगी। क्या ये सब गर्व की बातें नहीं है? ये सब नड्डा जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले केंद्रीय मंत्री बने, तो ये सब संभव हो सका। उसके बाद पीजीआई का एक सैटेलाइट सेंटर ऊना में आ गया, दैट इज ऑलमोस्ट ऑपरेशनल। तो ये क्या छोटी बातें? क्या इन 4 सालों में ये इन बातों को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने धरातल पर जमीन पर उतारा। रही बात अनुराग ठाकुर जी, अगेन दैट यंग मैन हैज मेड अस फील प्राउड। वो एक एक यूथ आइकॉन बने हैं। उन्होंने पहले एज अ स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बहुत बढ़िया काम किया, प्रधानमंत्री की आंखों के तारे हैं। और आज आपका डिपार्टमेंट उनके पास है, आज उनके साथ में जहाँ ही इज लुकिंग आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग एंड दिस थिंग, ही इज आल्सो लुकिंग आफ्टर यूथ एंड स्पोर्ट, जो विषय मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और आज एक नौजवान व्यक्ति जिसने क्रिकेट को हिमाचल प्रदेश में जन्म दिया, आज क्रिकेट को एक हब बनाया, हिमाचल प्रदेश को एक हब बनाया। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स आज हमारे पास धर्मशाला में है। और आज मैं आपको खुशखबरी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश की टीम फाइनल्स में पहुंच चुकी है, रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट टाइम। आज से पहले इतिहास में कभी भी हमारी टीम रणजी ट्रॉफी की नॉकआउट्स भी पास करनी जाती थी। अनुराग जी आए, हमने नॉकआउट्स क्लियर करना शुरू किया, हम क्वार्टर फाइनल्स में गए, सेमीफाइनल्स में गए, क्वार्टर फाइनल्स में गए, सेमीफाइनल्स में, पर आज आर बॉयज हैव ब्रिज्ड द लास्ट मार्क। हम फाइनल में प्रवेश किया रणजी ट्रॉफी का। एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश, बहुत बड़े बड़े प्रदेश आगे बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत लार्ज है। 2 बेटी हमारी हिंदुस्तान की टीम में खेल रही हैं, विकेट कीपर हमारी है। ये काबिल तारीफ है। आपके पास लगता है कि हरियाणा के आप लोगों की ही सरकार के, वो भी बहुत छोटा स्टेट है, वो भी खेल को लेकर काफी अच्छा कर रखी है। लेकिन पहाड़ी राज्य होने के नाते आप लोगों के सामने चुनौतियां भी ज्यादा हैं सर। खिलाड़ी बनने से पहले खिलाड़ी के लिए आप लोग क्या करते हैं कि स्टेडियम मिल पाए, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको मिल पाए, ताकि वो बड़े स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सके? देखिए, इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया, पर मैं फिर आप बोलेंगे पता नहीं बार बार है ये हम लोग कोरोना की बात क्यों करते हैं। कोरोना ने स्पोर्ट्स को तो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे खड़ा कर दिया। हमारा विभाग तो सबसे अंतिम शोर में चला गया। और उसके बावजूद भी अब हमने एक बहुत बड़ा जो है एक टैलेंट सर्च जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, और इसके तहत हमने रूरल गेम्स को शुरू किया है। ऊना में शुरू हो चुकी है, 29 तारीख को मैं बिलासपुर में उसकी ओपनिंग कर रहा हूँ, 2 तारीख को मैं फिर गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी में उसमें आ रहा हूँ। लगातार हमारे सारे मंत्री उसमें जा रहे हैं। और हमने एक ये अनुराग जी का इनिशिएटिव है, इसको हमने सांसद खेल महाकुंभ के नाम से शुरू किया है। अब इसको हिमाचल महाकुंभ के नाम से जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपने फिंगर्स क्रॉस रखी है ये ऑरिकॉम नामक ये स्टेन, ये 3rd वेव के हिमाचल को हिट ना करे। अदरवाइज हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है। कल हमारा स्टेट लेवल का यूथ फेस्टिवल की क्लोजिंग करने मैं ऊना जा रहा हूँ, और वहाँ पे हमने सारा प्लान आउट इसको वर्कआउट कर लिया है। एक पंचायत को हम पार्टिसिपेट करा के 4 महीनों के अंदर एक बढ़िया टैलेंट सर्च करके हिमाचल प्रदेश के प्लेटफॉर्म में लाए। बतौर मंत्री राकेश पठानिया की सबसे बड़ी उपलब्धि, कोई एक सबसे बड़ी उपलब्धि? उपलब्धियां बहुत हैं जी, मैं गिनाने लगूं तो अगर मैं फॉरेस्ट में कहूं तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हमारे इंप्लीमेंट हुए हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो जल भंडारण के माध्यम से हम जो 300 करोड़ रुपया खर्च करके हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम स्रोत ऐसे पानी के खड़े कर रहे हैं जिसके माध्यम से, देखिए, जब तक ग्रीनरी को टेम्परेट जोन नहीं मिलेगा, उसको इन्वायरमेंट को नमी नहीं मिलेगी, और जब तक पानी हमारी ज़मीन पे खड़ा नहीं होगा तब तक हमारा रिचार्ज नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं लेकर आया, मैंने इसको कंसीव किया था और हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट भी किया। आई फील इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और यूथ एंड स्पोर्ट्स में जो टैलेंट सर्च के ऊपर हमने एक नया पूरा आइडिया तैयार किया अनुराग जी के साथ मिलकर, वे मैं समझता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हमारा एक बेटा अभी हॉकी की टीम में ब्रॉन्ज जीत कर आया। टीम में था, टीम तो ब्रॉन्ज ने जीता, बट एक हिमाचली भी उसमें था। हमारे पास स्पोर्ट्स नीति में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। एक हमारा बच्चा पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर जीत कर आया, हमारे लिए उसके लिए देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, आई एम थैंकफुल टू माई चीफ मिनिस्टर। 1 करोड़ रुपया हमने ब्रॉन्ज मेडल वाले को दिया, 1 करोड़ रुपया हमने पैरा ओलंपिक्स वाले को दिया, और दोनों को क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स की डीएसपी लेवल की पोस्टों की हमने उनको ऑफर किया। तो ये एक अलग से हमने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में चेंजेस लाई हैं। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे 1-2 दिन में लॉन्च होने वाली है। बिल्कुल हम हरियाणा के पैटर्न पे हिमाचल प्रदेश को लेने हैं। आप लोगों की सरकार के हिमाचल में और आप मंत्री हैं, जाहिर है आप सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन बहुत ईमानदारी से एक हिमाचली होने के नाते आप हिमाचल सरकार के 4 साल के कामकाज को कितने नंबर देंगे?
देखिए, जिन परिस्थितियों में हमने काम किया, क्यों मैंने कहा कि मेरा अगला 6वां चुनाव है, मैं ऑलरेडी 3 बार विधानसभा में पहुंच चुका हूं, लंबा अनुभव है हमारे पास राजनीति में रहने का, और रूलिंग में रहने का मेरा 15 साल का अनुभव है। और इसलिए मैं पर्सनली आपसे फील करता हूं कि जिन चैलेंजेस में हमने काम किया, जिन परिस्थितियों में हमने काम किया, और बेस्ट पार्ट ये था कि हमारी ऑपोजिशन ने जिस तरीके से एक ऐसा समय कई बार आया था कि जब युद्ध छिड़ जाता है, देश खतरे में होता है। इस बार ऐसा एक स्वास्थ्य का युद्ध छिड़ा था जिसमें जान मान खतरे में थी, इंसानियत खतरे में थी। बेटा अपने बाप की लाश को हाथ नहीं लगा पाता था, माँ की लाश नीचे पड़ी, उसके बच्चे उसके पास नहीं जा पाते थे। उन परिस्थितियों में हमने 2 साल 2.5 साल काम करने का प्रयास किया, और कांग्रेस के लोग बार बार एक बयान बोलते थे कि मैनेजमेंट गवर्नेंस ठीक नहीं है, कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को भी नहीं छुआ। उन्होंने ये परिस्थिति में देखी कि किस परिस्थिति में सरकार काम कर रही है, और उस परिस्थिति में हमें राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना चाहिए। उसके बावजूद भी द वे वी हैव वर्कड, आई गिव 10 आउट ऑफ 10। आप विधानसभा में भी विपक्ष को जमकर घेरते हैं, अभी भगवाकरण को लेकर ऐसा क्या था कि आप काफी गुस्सा भी कांग्रेस पर नजर आए? देखिए, एक कोई डेलीगेशन मिलने आया आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को उस डेलीगेशन ने एक भगवा रंग का पटका जो है उनके गले में डाला। अमूमन जब विधानसभा लगती है तो कई डेलीगेशन मिलने स्पीकर को आते हैं, तो उन्होंने वो पटके में कुछ थोड़ी सी लाइनें भगवा भी थी, भगवा और कुछ मिक्स था, उसके ऊपर टिप्पणी विधानसभा में होगी कि ये भगवा पटका क्यों पहन रखा है। अरे भैया, भगवा पटका हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं पहनेंगे तो पाकिस्तान में पहनेंगे जाके? इसमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? हंसी आएगी। हमें तो इनकी सोच पे हंसी आती है कि कितनी घटिया सोच है, कितनी छोटी सोच है कि एक भगवा कपड़ा गले में लगाना भी इनको राजनीतिक तौर पे एक पाप नजर आता है। इसकी तो निंदा करनी चाहिए, तो हमने खूब डट के निंदा की। विपक्ष महंगाई को लेकर भी बहुत घेरता है, हालांकि पूरी ही सरकार की ये जिम्मेदारी है, और हिमाचल में तो चूंकि डबल इंजन की सरकार के, तो उम्मीद भी करती है जनता को राहत मिले। देखिए, इन ऑपोजिशन वालों को या तो कोई इनको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा या इनको समझाना पड़ेगा। अब जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ चलेगी, हमारा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर कैसा डिप आया है ग्रोथ के अंदर, आज हम लोग कहाँ पे इस परिस्थिति में लड़ रहे हैं, जबकि ऑयल क्रूड प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से रॉक किए हैं। उसके बावजूद भी हमारी डिफेंस की जो है नीड्स वो मल्टीप्लाई कर गई, मेनी टाइम्स दे मल्टीप्लाइड। आज हम 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर जो है चाइना का एक होस्टाइल रूप से डिफेंड कर रहे हैं, वहीं हम 1900 किलोमीटर का एक होस्टाइल पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर डिफेंड कर रहे हैं। हमारी डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज ऑलमोस्ट गॉन अप बाय 150% टाइम्स, और उसके बावजूद भी हमने देश को भी सुरक्षित रखा हुआ है और प्रदेश को भी सुरक्षित रखा हुआ है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी पैर पर रखा हुआ है। इतने बड़ी बीमारी आने के बावजूद भी हमने हर एक चीज को इन कंट्रोल रखा। उसके अंदर अगर थोड़ा सा प्राइस राइज आया, उसको अगर आपने पॉलिटिकली बेचना तो वो इनकी इच्छा है, हम तो इसको एक इंटरनेशनल क्राइसिस मानते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि कोरोना को लेकर बहुत सारी परेशानी चुनौतियां रखी, लेकिन क्या ऐसा नहीं सर कि आप लोग इसे एक एक्सक्यूज के तौर पर भी आने वाले टाइम में पेश करें कि देखिए 2 से 2.5 साल तो हम काम ही नहीं कर पाए? नेचुरली आप देखिए ना, लेट अस एनालाइज। 1 साल के अंदर जो हमारा पहला साल था उसके अंदर हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद हमारे पास 2 विधानसभा के बाई इलेक्शंस आए, उसके बाद पंचायत इलेक्शंस आए, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल्स के इलेक्शंस आए। तो हमारा 1 साल लगभग जो है उस चुनावों में आचार संहिता में निकल गया। एक चुनाव के पीछे 1.5-2 महीने की आचार संहिता लगती है, तो 5 चुनाव हमने लड़े, तो हमारे 10 महीने तो एक साल आप टेंटेटिव लेके चलेगी आचार संहिता में, 2 साल हमारे कोरोना में, 4 साल अब परसों पूरे होंगे, तो 4 में से 3 साल तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट में निकल गए। तो हमें काम करने का तो मौका तो 1 साल का मिला या 1 साल का आगे मिलेगा, तो जो वो इलेक्शन मोड में आ जाएगा। इस करके मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इस पूरे 4 साल के टेन्योर में हम ऑन द टिप्स रहे। और बहुत आखिरी सवाल आपसे मंत्री जी, कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, चुनाव बहुत करीब है, किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में उतरेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, जो मुद्दे मैंने आपसे डिस्कस किए, हम इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे और बड़े पॉजिटिव तरीके से चुनाव में उतरेंगे। मैं तो कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहूंगा, वो किसके नेतृत्व में चुनाव में उतरेंगे, उनका लीडरशिप क्या है, उनके पास आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं, आप लोग देश विदेश सारा देखते हैं, आज कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आई पर्सनली फील कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है ये 4 बाई इलेक्शंस का, जिसको हम अगले आने वाले 7-8 महीने में डिफ्यूज करने में बिल्कुल कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच। और जितनी बेबाकी से आप जवाब देते हैं, उतना बेबाकी से आपने अपने विभागों को लेकर भी जानकारी दी, केंद्र से किस तरह से मदद मिल पा रही है उसको लेकर भी आपने जानकारी दी, और विपक्ष को भी जमकर घिरा है। बहुत शुक्रिया फिर से। थैंक यू।